तो हमारे शरीर में बुखार आना एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, सभी को बुखार आता ही है। ये बुखार कई कारणों से आता है, या तो मौसम का बदलाव, या फिर शरीर में कोई संक्रमण, या फिर अन्य कोई कारण। जैसा कि आज की चर्चा है, बुखार किसे कहते हैं? मनीष जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल खुद करना चाहूँगा। अच्छा, मुझे से सवाल करेंगे? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिलसिला दोनों तरफ से चलता रहे बराबरी। अच्छा, तो बेहतर रहेगा जी। अगर कोई जना जो ऐसा है, जो मान लीजिए अराजक है या जिसका आपको इरादा ठीक नहीं लगता, जी। और वो आपके घर में ज़बरदस्ती घुसना चाहता है और आप दरवाज़ा खोलते हैं उसके लिए, और आपको लगता है ये आदमी ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध करूंगा। जी, इस विरोध के लिए क्या क्या करेंगे आप? डॉक्टर साहब, घर में जो भी सामान होगा उसका डट कर उसके द्वारा मुकाबला करूंगा। जी जी जी। घर के लोगों को आवाज़ देंगे? हाँ बिल्कुल, आस पड़ोस को भी आवाज़ देंगे, पड़ोसियों को जिनकी बुलाएंगे? मदद हो सकती है उनकी मदद ली जाएगी। इस झगड़े झंझट में जी, क्या कुछ सरगर्मी पैदा होगी? बिल्कुल पैदा होगी। ये सरगर्मी किसने प्रायोजित की? ये प्रायोजित तो उस आक्रमणकारी ने ही करी, और हम जो हैं उसका विरोध करेंगे। आक्रमणकारी ने आपको कारण दिया, जी और अगर आप पैरालाइज हो जाते और उसका मुकाबला न करते जी तो कोई सरगर्मी पैदा ना होती। वो आतताई आपके घर में चला आता, अपना काम करता, चला जाता। बिल्कुल। आपने ये सरगर्मी अपनी सुरक्षा के लिए पैदा करी, घर वालों को आवाज़ दी, पड़ोसियों को आवाज़ दी, उसको रोकने की पुरजोर कोशिश करी, और उससे ये सरगर्मी पैदा हुई। ठीक इसी ढंग से जब कोई कीटाणु, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, रिकेट्सिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, जैसे बदमाशों के ढेर से नाम हैं, कोई एक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है। जी। मैं नाम नहीं गिराना चाहता, हालांकि मुझे पता है। इसी ढंग से इन कीटाणुओं में भी ढेर सारे बदमाश हैं जी। और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर की शांति को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, या हमारे शरीर का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता है, तो शरीर भी अपनी प्रतिरोधी शक्तियों के साथ में आगे आकर के उसका विरोध करता है, मुकाबला करता है। शरीर के दूरस्थ हिस्सों को आवाज देता है, जो उसके मुकाबले के तंत्र हैं, रसायन हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनको संग्रहित करता है, और उस द्वार पे जिससे वो प्रवेश करना चाहते हैं एक झगड़ा शुरू हो जाता है। जी। जैसे उस प्रक्रिया में जो आपके यहाँ हुई, कुछ सरगर्मी पैदा होती है, ऐसे ही यहाँ भी शरीर अपनी सुरक्षा करने के लिए जो लड़ाई लड़ता है, इससे कुछ गर्मी पैदा होती है। इसी गर्मी को हम बुखार कहते हैं। तो बुखार शरीर द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए प्रायोजित एक अर्थपूर्ण प्रयोजन है, और ये प्रयोजन करोड़ों वर्षों से हम प्राकृतिक हैं, एंड वी आर एज नेचुरल एज एनीथिंग एल्स। तो करोड़ों वर्षों से प्रकृति ने अपने जो विरोधी हैं उनके से मुकाबले में शक्ति अर्जित करने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की तरह बुखार का निर्माण किया है जी। और इस इंजन के जरिए से वो हमारे शरीर की तमाम लड़ने वाली शक्तियों को डिब्बे की तरह खींच के उसका मुकाबला करता है। ये है सा बुखार। बुखार का आपने बहुत ही अच्छी तरह से बुखार को परिभाषित किया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, शरीर का जो सामान्य तापमान है वो क्या होता है? देखिए, मोटे तौर पे थर्मामीटर में एक लकीर होती है, जहाँ पे नॉर्मल का खड़ी लकीर बताता है कि इसके पहले है तो नॉर्मल है और इसके बाद है तो एबनॉर्मल है। आम तौर पे ये टेम्परेचर 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 37 डिग्रीज सेंटीग्रेड होती है। ये दो किस्म के अलग अलग स्केल हैं। फ़ारेनहाइट एक यूनिट है और एक सेंटीग्रेड यूनिट है। तो आपको सेंटीग्रेड स्केल में नापने वाले थर्मामीटर भी मिलेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल में नापने वाले थर्मामीटर मिलेंगे, और ऐसे भी मिलेंगे जिनमें दोनों ही स्केल होते हैं, एक साथ होते हैं। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए या 98.5 डिग्रीज फ़ारेनहाइट करिए, ये सामान्य तापक्रम है। लेकिन हमारा तापक्रम 24 घंटे उस लकीर पे ही रहता हो, हम इतने बड़े लकीर के फकीर भी नहीं है, आगे पीछे होता रहता है। यस, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे के आसपास हमारे शरीर का तापक्रम लगभग आधा से 1 डिग्री कम होता है जी, सुबह के। और शाम को 4 बजे
यही उस लकीर से लगभग आधा से 1 डिग्री अधिक होता है। और ये जो वेरिएशन है जिसको हम सर्केडियन लय या सर्केडियन वेरिएशन कहते हैं, और ये सामान्य माना जाता है। इसलिए शाम को किसी को 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मिलता है तो हम उसे बुखार नहीं कह सकते। ये केवल सामान्य तापक्रम की एक अभिव्यक्ति है जिसे हमें समझना चाहिए। हमारा इतना बड़ा घर है, हम कभी इधर रहते हैं कभी इधर रहते हैं, जैसी हमारी जरूरत होती है। जब दिन भर हम सक्रिय रहते हैं, शरीर ऊर्जा निर्मित करता है, गर्मी पैदा होती है तो तापक्रम बढ़ जाता है शाम तक। और जब रात भर हम विश्राम करते हैं तो सुबह के टाइम टेम्परेचर कम हो जाता है 7 बजे के आसपास। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, बच्चों में जैसे हम लोग ओरली तो उनका टेम्परेचर ले नहीं सकते हैं, तो उनको कहा जाता है कि 1 डिग्री इनका बढ़ा देना चाहिए। हाँ, ये कहाँ तक सही है? देखिए, 1 डिग्री बच्चों में बढ़ाने की बात पूरी तरह से सही नहीं है। दरहकीकत बड़ों की खाल मोटी होती है, और जिस टेम्परेचर की हम बात करते हैं वो हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण का तापक्रम है, यानी हमारे खून का टेम्परेचर क्या है, ये अर्थ है। जब हम उसको बाहर से देखते हैं तो या तो त्वचा बीच में आ जाती है, या मुंह में रखते हैं तो मुंह की झिल्ली बीच में आ जाती है, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं मिल पाता। उसमें कुछ अंतर होगा, और ये इस पर निर्भर करेगा कि बीच के ये जो पर्दे हैं, ये जो बीच की दीवारें हैं, ये कितनी मोटी हैं। तो बड़ों में क्योंकि खाल मोटी होती है, इसलिए प्रायः त्वचा पे यानी बगल में या राग में नापा गया तापक्रम लगभग 1 डिग्री कम होता है। इसलिए वयस्कों में हम आमतौर पे बगल में नापे गए तापक्रम में, ये थर्मामीटर है, इसको बगल में लगाया, जितना रीडिंग आई उसमें 1 डिग्री जोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों की खाल उतनी मोटी तो नहीं होती जितनी बड़ों की है, इसलिए हम 1 डिग्री नहीं जोड़ सकते हैं। जी, नवजात बच्चे में, नए पैदा हुए बच्चे में कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। जो आप नाप रहे हैं इतनी पतली बारीक खाल उसकी होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे खाल शनैः शनैः मोटी होती जाती है, और जब वो 10 वर्ष का हो जाता है तब हम लगभग 1 डिग्री अतिरिक्त जोड़ सकते हैं। उसके पहले अलग अलग अंशों में कुछ जोड़ा जा सकता है। आप आमतौर पे 0.5 जोड़ सकते हैं, लेकिन 1 डिग्री की जो प्रत्याशिता है वो तो 10 वर्ष का पूरा होने पर ही होती है। जी। अब आमतौर पर हम पेरेंट्स लोग जितने हैं 1 डिग्री जोड़ देते हैं बच्चों इसकी वजह से बहुत से लोग भुलावे में रहते हैं। सामान्य टेम्परेचर नापते हैं, 1 डिग्री जोड़ लेते हैं, और फिर खुद समझते रहते हैं, मुगालते में जीते रहते हैं कि हमारे बच्चे को तो लगातार बुखार बना रहता है। ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, और मुझे लगता है कि चिकित्सकों को, आम जनों को इस क्षेत्र में जानकारी देनी चाहिए और भ्रांति निवारण करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि वेरी करता है बुखार सुबह के तापक्रम में और शाम के तापक्रम में। अगर ये डिग्री जो है 98.4 जैसे आपने बताया, जिससे अगर नीचे आता है तब क्या हाल होता है मरीज का या किसी भी आम व्यक्ति का? जब ये नीचे टेम्परेचर आएगा इस डिग्री से तो नेचुरली उसको थोड़ी शिवरिंग महसूस होगी। आपने गौर करें, सुबह 4 बजे के आसपास हम लोगों को प्रायः ठंड महसूस होती है, लोग चद्दर कस के ओढ़ लेते हैं। ठीक, कारण यही है इसका। कारण यही है क्योंकि हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सोने के समय नीचे पहुंच जाती है। जो मस्कुलर सक्रियता है, मांसपेशियों की सक्रियता है, वो समाप्त हो जाती है, रात में सोते रहते हैं, तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और उसकी वजह से तापक्रम 1 डिग्री, कभी कभी 1.5-2 डिग्री तक भी नीचे चला जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रही बुखार की बात। बुखार के कारण क्या होते हैं? देखिए, किन कारणों से बुखार आता है? कारण जो हैं वो एक नहीं अनेक हैं। हमारे एक टीचर थे डॉक्टर BD अग्रवाल साहब, वो जब हम लोगों को पढ़ाते थे तो हम लोगों से पूछते थे, टेल मी 1001 कॉजेज ऑफ फीवर। मुझे आज भी याद है। तो बुखार क्योंकि अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ढेर सारी बीमारियों का ये एक लक्षण हो सकता है जी। लेकिन अब उन बीमारियों को हम कैटेगराइज करना चाहें तो अधिकांश मामलों में तो संक्रमण है, संक्रमण यानी इन्फेक्शन है जो तमाम मैंने गिनाए, बैक्टीरिया है, वायरस है, रिकेट्सिया है, स्पायरोकीट्स हैं, माइकोप्लाज्मा है, इन सब में हो सकता है, अलग अलग अनुपातों में हो सकता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन ऐसे भी 10 से 20% कारण हैं, और बड़ी उम्र में तो इससे ज़्यादा प्रतिशत भी हो सकता है जिसमें बुखार बिना संक्रमण के भी आए। यानी जैसे हमें कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, कोलेजन डिसऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस है, यानी थायराइड हार्मोन का बढ़ जाना है, कुछ और चीजें हो सकती है, लू लग जाना हम कहते हैं, जब हमारे बॉडी का जो ताप नियंत्रण केंद्र है, थर्मोस्टेट,
वो फेल हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ढेर सारे गर्म कपड़े आप पहन लें तो बुखार हो सकता है। एट्रोपिन या धतूरा जिसे कहते हैं उसकी पॉइजनिंग होती है, उसमें बुखार आ जाता है। मस्तिष्क में पोंटाइन हेमरेज अगर हो जाए तो बहुत तेज बुखार आता है। तो इस किस्म की चीजें हैं जो ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत कैटेगरीज की हैं। आर्थराइटिस हो सकती है, जुवेनाइल आर्थराइटिस हो सकती है, जिनमें बुखार रह सकता है और ये बुखार संक्रमण के अतिरिक्त है। तो हर बार बुखार का कारण सिर्फ संक्रमण ही नहीं होता, लेकिन ये जो और कारण है प्रायः देखा गया है कि ये काफी लंबे अरसे के बुखारों को जन्म देते हैं। जो ये त्वरित बुखार हैं, जल्दी आने वाले, तेजी से बढ़ने वाले और कुछ अरसे रह के उतर जाने वाले, ये प्रायः संक्रमण से, वायरल इन्फेक्शन से, इसीलिए पूरा नाम वायरल इन्फेक्शन कहते लोग मिलेंगे आपको। डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है क्या कि जैसे कोई इंडिकेशन हो बुखार आने का कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, ऐसा भी होता है? देखिए, बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, शरीर तो अपनी लड़ाई लड़ेगा। जी। और लड़ाई लड़ेगा तो जैसे आपने लड़ी, सरगर्मी पैदा करी, वैसे ही बुखार भी पैदा होगा। जी। डॉक्टर साहब, बुखार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बुखार कई तरह के हो सकते हैं। कुछ तो हैं जिन्हें हम कंटिन्यूअस फीवर कहते हैं, यानी बुखार आता ही रहता है, जाता ही नहीं है, मुश्किल से 1 डिग्री का वेरिएशन होता है। दूसरा बुखार वो है जो आता है लेकिन चला जाता है, जिसको हम इंटरमिटेंट बुखार कहते हैं। जी। और एक बीच की कैटेगरी है जिसे रेमिटेंट बुखार कहते हैं। फिर कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो गर्मी दे के आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जूड़ी दे के आते हैं। जी। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बुखार आए फिर 10-15-20 दिन तक, कई महीने भर तक बुखार न रहे और फिर आ जाए। ऐसे बुखारों को हम पेल एब्स्टीन टाइप ऑफ फीवर्स कहते हैं। तो बुखार अलग अलग कैटेगरीज के हैं और ये इनका ये जो स्वभाव है कि ये निरंतर आ रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं, जाड़ा दे के आ रहे हैं, ये काफ़ी अंतराल के बाद आ रहे हैं, ये हमें बुखार का कारण जानने में मदद करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर परिवार में एक थर्मामीटर रहे और जब भी बुखार आए व्यक्ति दिन में 3-4 बार इन बुखार को नापना शुरू कर दे। और ये अगर नापने का क्रम जारी रहेगा तो ये पैटर्न अगले 2-3 दिन में हमारे सामने इवॉल्व करने लगते हैं कि किस किस्म के हैं, और फिर हम उन हजारों कारणों में ढूंढ पाते हैं कि आपके बच्चे को आया हुआ बुखार किस विशेष कारण से है। जी। डॉक्टर साहब, हर बुखार का क्या कारण संक्रमण ही होता है, इन्फेक्शन ही होता है? नहीं, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि संक्रमण के सिवा भी ढेर सारे कारण हैं। कोलेजन वेस्कुलर डिजीजेस हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, कई कारण। हाँ, इवन जो कैंसरस डिजीजेस हैं, लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया है, इन सब में भी बुखार आ सकता है। देखिए, 2 तरह के बुखार होते हैं। एक जो थोड़े समय के लिए आते हैं, प्रायः वायरल बुखारों में हाथ पैर में दर्द रहना, सर्दी जुकाम होना, शरीर से ऐसा लगता है जैसे किसी ने जान निकाल दी हो, निचोड़ दी हो, हम लोग इसको तोड़ देता है। हाँ, तोड़ के रख देता। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। या किसी काम में मन नहीं लगना, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, जुकाम, खांसी, बदन दर्द, तोड़ के रख देना, है ना, ये सारे फीचर्स। और वायरल में एक और ख़ास बात है, जब होता है तो एक परिवार के ढेर से लोगों में आता है, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं। पिताजी को भी था, माँ को भी था, भाई को भी था, अब इस बच्चे को भी हो गया। जी। अब ये जो बुखार होगा, ये इसकी प्रबल संभावना है कि ये वायरल बुखार ही होगा। डॉक्टर साहब, ये वायरल के लिए एक चीज़ और कही जाती है कि अगर ये वैसे 1 हफ्ते में ठीक होगा, दवाई लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगा, वैसे 7 दिन में ठीक होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये जो बुखार हैं, एक तो ये इस किस्म के मल्टीपल लोगों के होते हैं और अक्सर हम सुनते हैं आजकल शहर में ये बुखार चल रहा है। ये जो शहर में ढेर सारे लोगों को कोई बुखार चल रहा होता है, ये भी अधिकांशतः वायरल बुखार ही होते हैं, क्योंकि वायरल बड़ी आसानी से हाथ मिलाने से, एक दूसरे सांस लेने से, छींकने से, खांसने से जो हवा वातावरण में आती है, जब दूसरा व्यक्ति यही सांस के साथ लेता है अंदर, तो वो वायरस उसके अंदर पहुंच जाते हैं और उनसे वो दूसरे को संक्रमित कर देते हैं और यूं बढ़ते रहते हैं। हम क्या खाएं इस पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, हम क्या पिएं इस पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन क्या आप नियंत्रण कर सकते हैं कि हम कौन सी सांस लें और कौन सी न लें? उस पे तो ये निर्वाचन संभव नहीं है। और इसलिए वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, क्योंकि श्वास मार्ग से प्रायः एक से दूसरे में संक्रमित होते हैं, और मार्ग भी हैं, लेकिन श्वास मार्ग एक इंपॉर्टेंट मार्ग है उनके ट्रांसमिशन का। हाथ मिलाना, कि अभी हमने हाथ मिलाया, अब वायरस हमारे हाथ में आ गया, हमने ये अपना नाक पूछी तो वो नाक
के पास पहुंच गया और यूं वो फिर श्वास के साथ ट्रांसमिट हो गया। तो हाथ मिलाना एक प्रमुख कारण है। मुझे लगता है भारतीय जी ये नमस्कार का तरीका है, ये अभिवादन ज्यादा वैज्ञानिक है, बजाय कि हम अपने ऊपर अंग्रेजियत को अपने ऊपर सवार हो जाने दें। और शायद वायरल इन्फेक्शन भी उससे कम होंगे। हाँ, उससे शायद कमी आएगी इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि ये बुखार आने पर, ज़्यादा बुखार जब आता है तो हम बच्चों या बड़ों के पट्टी रखना शुरू कर देते हैं, ठंडे पानी की या बर्फ़ की। हाँ, कहाँ तक सही? चलिए हम लोग पूरी ही समग्रता के साथ इस प्रश्न को देख लेते हैं कि बुखार आ जाए तो हम क्या करें। देखिए, ये अगर हमारे दर्शकों को क्योंकि पट्टी क्या करें, कैसे करें, ये उसका एक हिस्सा है। बिल्कुल। और खाने में भी क्या परहेज करें, क्या जी बिल्कुल, ये भी आ जाता है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जब बुखार आया है आपको, तो इसका अर्थ है आपके शरीर का तापक्रम बढ़ गया है जी, और आप बुखार उतारना चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप तापक्रम को कम करना चाहते हैं। ठीक, पहले तो ये मैं बता दूं कि जैसा मैंने प्रारंभ में बुखार का परिचय देते हुए आपको बताया था कि बुखार शरीर में प्राकृतिक शक्तियों को जागृत करने का एक तरीका है, जो आपके प्रतिरोधी तंत्र द्वारा नियोजित किया जाता है। एक अर्थपूर्ण प्रयोजन है और बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करता है। ये यहाँ तक कारगर है कि जो हमारे तंत्र हैं उनकी शक्तियों को बहुत प्रबल कर देता है। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए तो जो, अगर मान लीजिए हमारे शरीर में पोलियो वायरस गया है तो उसके मल्टीप्लाई करने की संभावना 250 गुना तक कम हो जाती है। जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, श्वेत रक्तकण हैं, हमारे सैनिक हैं शरीर के, उनकी शक्तियों को 50% से ज्यादा सक्रिय बना देता है ये। और बहुत से ऐसे रसायन इकट्ठा कर देता है जो बीमारी से मुकाबला करते हैं। तो इसलिए आम तौर पे तो बुखार को उतारना नहीं चाहिए, ये पट्टी के द्वारा। और मैं बता रहा हूं कब उतारना चाहिए, दोनों बातें कर। आम तौर पे मैंने कहा बुखार उतारना नहीं चाहिए जब तक कि बुखार की वजह से आपको विशेष असुविधा न हो। क्योंकि बुखार की दवा देने का अर्थ ये होगा कि हम बुखार की दवा से बीमारी नहीं जाएगी, बुखार की दवा से सिर्फ ये होगा कि हम आपको एक सुविधाजनक स्थिति तक ले आएंगे। तो जब हमें मालूम है कि इससे बीमारी ठीक नहीं होनी, सिर्फ सुविधा लानी है, तो सुविधा आप कब लाएंगे? जब आपको असुविधा हो जी। अगर कोई बच्चा है 100 डिग्री पे, 101 डिग्री पे आराम से खेल रहा है और उसे कोई परेशानी नहीं है, तो कोई कारण नहीं है कि आप उसकी बुखार की दवा देके उसका बुखार उतारें। बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए बुखार 102 डिग्री है और वो आराम से गहरी नींद में सो रहा है जी, और उसे कोई परेशानी नहीं है, तो कोई कारण नहीं है कि आप बुखार की दवा देने के लिए उसे उठाएं और बुखार की दवा दें। कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, उनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जिनमें शायद दवा देने की जरूरत होगी, लेकिन ये मैं आम बात आपसे कर रहा हूं। आम तौर पर ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। तो बुखार को उतारने की प्रायः कोशिश न करें। अगर बुखार 104 डिग्री से ऊपर है जी, तो हम मान सकते हैं कि इससे कुछ ऐसी क्षति भी हो सकती है जो हम वापस ना लौटा पाएं। इसलिए अगर बुखार 104 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर हर हालत में उसे उतारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने तो ये देखा कि जैसे 100 या 101 में ही एक अनइजीनेस फील करने लगता है व्यक्ति, और कई एक दवाइयाँ जैसे सबके ज़ुबान पर रहती हैं, पैरासीटामॉल भी, और भी कई एक दवाइयाँ हैं। आप ठीक कह रहे हैं। बड़े जो हैं वो प्रायः कम टेम्परेचर पे भी असुविधा महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसी नियामत बच्चों को बख्शी है कि उनका टेम्परेचर होने पे भी वो खेलते कूदते रहते हैं, मस्त रहते हैं। जैसे आप जरा सी चिंता में परेशान हो जाते हैं, ठीक, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो ऐसी छोटी मोटी चीजें जो होती रहती है उनके साथ फिर भी खेलते कूदते रहते हैं। तो प्रकृति ने उनको नैसर्गिक तौर पे कुछ ऐसी नई नियामतें दी हैं जिससे वो टेम्परेचर को ज्यादा बेहतर ढंग से हैंडल करते हैं। तो इसलिए जब तक बच्चे में आपको ये न लगे कि विशेष असुविधा हो रही, थोड़ी बहुत असुविधा तो होगी, देखिए विशेष असुविधा हो रही है, तब तक उतारने का प्रयास न करें जब तक कि बुखार 104 डिग्री के ऊपर न जा रहा हो या कम हो, लेकिन असुविधाजनक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है जी कि बच्चा मान लीजिए सुस्त पड़ गया है 100 डिग्री या 101 है, तब दे दीजिए जी। मैंने तो यही कहा, अगर असुविधा हो तो दे सकते हैं, लेकिन अगर ना हो कि सो रहा है अच्छी तरह से और आप उठा के दवा देना चाहते हैं कि टाइम हो गया बुखार की दवा से बीमारी ठीक नहीं होगी। दूसरी चीज कि अगर बुखार 104 के ऊपर है जी,
तब सोचना होगा आपको जी। या कोई ऐसा बच्चा है जिसके अंदर प्रतिरोध शक्ति की न्यूनता जन्मजात है, राइट, जैसे उसके मान लीजिए ए स्प्लीनिया है यानी स्प्लीन बना ही नहीं है, या हाइपोस्प्लीनिया है कि स्प्लीन पूरी तरह से काम नहीं करता, या सिकल सेल बीमारी है, या जन्मजात कुछ विकलांगताओं के साथ पैदा हुआ है, या उसको इम्यूनो डिफिशियंसी है यानी लड़ पाने की क्षमता में अभाव है, जैसे HIV के मरीज होते हैं, परिस्थितियों में या उसको किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन की न्यूनता है कि उसका जो हार्ट है वो किसी कंजेनाइटल डिफेक्ट से ग्रस्त है, लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, या उसकी किडनी फेलियर का मरीज है। तो ऐसे मरीज हो सकते हैं जिनके अंदर इसकी जरूरत हो। फिर कुछ ऐसी कैटेगरी है जैसे जिन बच्चों को बुखार के साथ झटके आते हों, उनको हम फेब्राइल सीजर्स कहते हैं, ये जिसको फिट्स भी बोलते हैं, फिट्स भी बोलते हैं। तो कुछ बच्चों को बुखार के साथ झटके आते हैं। ये वो बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं, जिनमें हमें प्रायः कोशिश करनी चाहिए कि बुखार को हम थोड़ा भी न बढ़ने दें। दूसरी चीज, जो सामान्य फिट्स के बच्चे भी हैं, जिनको बुखार की नहीं और वजहों से फिट की बीमारी है या मिर्गी की बीमारी है, उनमें भी बुखार की वजह से मिर्गी के झटके आ सकते हैं। तो उनको भी कोई ख्याल रखना चाहिए कि इनका भी बुखार न बढ़ने दें। तो एक्सेप्शनल कैटेगरीज हटा दें हम, तो बाकी सब में जैसा मैंने कहा वो सामान्य तौर पे करें। अब बुखार कैसे उतारें, जो आपका मुख्य प्रश्न था, हम उसी पे आ रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि ढीले ढाले पसीना सोखने वाले सूती कपड़े पहनाएं। डॉक्टर, ये बच्चों के लिए ही एप्लीकेबल है? सबके लिए, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। दूसरी चीज, पानी और दूसरे तरल पदार्थ, वो फ्रूट जूस हो सकते हैं, शेक्स हो सकते हैं, सूप्स हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकती हैं, जो आप प्रचुर मात्रा में पिलाएं ऐसी परिस्थितियों में। तीसरी चीज, न गर्म कपड़ा पहनाएं ना उड़ाएं। घरों में ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि जहां बुखार आया नहीं कि कंबल उड़ा दिया, रजाई उड़ा दी, एक स्वेटर और पहना दिया। आप कर क्या रहे हैं? आप एक, जैसे तापमान और बढ़ा रहे हैं। एक मोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक केतली होती है चाय की गर्म, उसके ऊपर एक कपड़ा होता है मोटा सा, जिसे हम तिकोजी कहते हैं, उड़ा दिया जाता है, और उड़ाने से तिकोजी के अंदर की चाय गर्म रहती है जी। तो जब उड़ा देते हैं तो चाय गर्म रहती है। अगर ठंडा करना हो तो क्या करेंगे? टिकोजी हटाना पड़ेगा। तो इसी ढंग से अगर गर्म कपड़े पहने हैं, ज्यादा कपड़े पहने हैं, मोटे कपड़े पहने हैं, और आप चाहते हैं कि बच्चे का टेम्परेचर कम हो, जो बढ़ गया है, जिसे आप बुखार कह रहे हैं, तो टिकोजी हटाइए, यानी कपड़े कम करिए, तब बच्चा ठंडा होगा। दूसरा उपाय छोटे बच्चों के लिए विशेष कारगर है। जब दूध का गिलास गर्म होता है और बच्चे को स्कूल की देरी हो रही होती है, और माँ चाहती है कि उसे जल्दी से बस आ जाएगी, निकल जाएगा, इसे दूध पी के चला जाए, और उसे दूध जल्दी ठंडा करना होता है, तो क्या करती है? प्लेट में एक परात में या भगोने में पानी रखा और उसमें वो दूध का गिलास रखा, बिल्कुल, और दूध ठंडा हो जाता है। बस यही उपाय है। बच्चे को बाल्टी में खड़ा कर दीजिए, सर बाहर और पूरा शरीर अंदर। आप देखेंगे अगले 5-7-10 मिनट में तेज से तेज बुखार सामान्य तापक्रम तक आ जाएगा। आप पट्टियों के बारे में पूछ रहे थे, जहां से ये चर्चा शुरू हुई थी। तो दरहकीकत पट्टियां कैसे की जाती हैं समझ लें। आम तौर पे फिल्मों में तो माथे पे एक रुमाल गीला करके रख देते हैं और बार बार उसे बदलते रहते हैं, और उससे लोगों में ये मैसेज चला जाता है कि पट्टी की जा रही है। कई दफ़े उसमें यूडी कोलोन और ऐसी चीज़ें भी डाल दी जाती हैं, पता नहीं जैसे सुगंधी दर्शकों तक पहुंच जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि ये सिर्फ एक फार्स है, नाटक है। फिल्मी तरीका जो है ये कारगर उपाय बिल्कुल नहीं है। अगर ठीक से करना हो तो बच्चे के सारे कपड़े उतार दीजिए, एक बाल्टी पानी लीजिए और उसमें 2 तौलिया डाल दें आप, सामान्य नल का पानी जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप बर्फ़ कुछ भी डालें, और तौलिया डाल के निचोड़ के सर से लेके पैर तक उसके पूरे शरीर को पोंछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है ये प्रक्रिया जो हम करेंगे ये कितने टेम्परेचर पे करेंगे? ये आप किसी भी टेम्परेचर पे कर सकते हैं, जब आपका मन हो अपना बुखार कम करने का। जब बुखार से आपको असुविधा लगने लगे और आपको लगे कि इतना बुखार हमारे लिए समस्या का कारण है, क्योंकि पट्टियां करना बुखार की दवा देने का विकल्प नहीं है। ये दोनों चीजें संपूरक हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलके एक तालमेल में, सिम्बायोसिस में काम करते हैं। बुखार की दवाइयां आमतौर पे जब आप देते हैं, जैसे
जैसे पैरासीटामोल है या आइबुप्रोफेन है या मेफेनेमिक एसिड है या एस्पिरिन है, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ जो बुखार के लिए दी जाती हैं, ये दो काम करती हैं। एक तो हमारे जो ताप नियंत्रण केंद्र है, हमारी बॉडी का अपना थर्मोस्टेट है जो हमारा टेम्परेचर 98.6 ±1 डिग्री पर रखता है, उसको पुनः समायोजित कर देती हैं, क्योंकि आमतौर पे वो ऊपर उठ जाता है बीमारी के दौरान टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसको फिर से वापस ले आती हैं अपनी जगह, फिर से स्थापित करती हैं। और दूसरा, हमारे शरीर के जो परिधि है, पेरीफेरी है, उस पे जो नसें हैं उनको नसों को फैला देती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों में ज़्यादा होने लगता है और वो अपनी ऊष्मा शरीर के बाहर फेंक देते हैं। जबकि ये जो कोल्ड स्पंजिंग है या जिसे पानी में करना है, तो पानी में खड़ा कर देना तो हीट ट्रांसफर हो गया पानी को। कोल्ड स्पंजिंग का अर्थ ये है, टेपिड स्पंजिंग का अर्थ ये है, या पानी की पट्टियां रखना जिसे आप कह रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हमने शरीर को गीला कर दिया और पंखा चल रहा है, पानी उड़ रहा है, पानी के उड़ने से ठंडक पैदा होगी। जैसे कूलर की सतह से पानी उड़ता है तो पानी ठंडा हो जाता है, ठीक ऐसे ही जब सतह से पानी उड़ेगा शरीर ठंडा हो जाएगा। दरहकीकत पानी के उड़ने से उत्पन्न हुई कूलिंग का लाभ आप बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो पूरे शरीर पे पट्टियां करिए, पंखा चालू रखिए और इससे आप कारगर तरीके से उसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं। तो तरीके क्या क्या हुए? ढीले ढाले पसीना सोखने वाले सूती कपड़े पहनाएं, तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में दें, बुखार रोधी दवा की खुराक दें ठंडे पानी से, या टैपिड स्पॉन्जिंग यानी नल के पानी से आप पट्टी करें। कभी कभी आप ल्यूक वार्म वाटर से भी कर सकते हैं, वो भी प्रभावशाली देखा गया है, क्योंकि वो नसों को फैलाने में मदद कर देता है। जानना चाहेंगे दर्शक ल्यूक वाटर कौन सा है? ल्यूक वार्म माने गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन बर्फ कतई न डालें। सिर्फ एक परिस्थिति है जिसमें बर्फ का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरहकीकत बर्फ की पट्टियां रखी जाती हैं, बर्फ की सिल्लियों पे लटाया जा सकता है, और वो परिस्थिति है जिसे हम लू लगना कहते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्थिति नहीं है। वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा थर्मोस्टेट यानी हमारा ताप नियंत्रण केंद्र जो है वो फेल हो जाता है। लू लगने की स्थिति में काफी चीजों का ध्यान, उसमें बुखार की दवा काम नहीं करेगी लू में। अच्छा। आप कोई बुखार की दवा डालें टेम्परेचर कम नहीं होगा। उसमें जो चीज काम करेगी वो सिर्फ गर्मी का विपरीत है, यानी ठंडे में रखें आप। एसी चलाएं, कूलर चलाएं, पंखा चलाएं और बुखार के हर मरीज के लिए चलाएं। दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या उस पोजीशन में लू लगने की स्थिति में क्या हम लोग कोई भी बुखार उतारने की दवाई ना लें? नहीं, बुखार उतारने की दवा मैं ये कह रहा हूँ प्रभावी नहीं होगी। कुछ समय बाद जब थर्मोस्टेट आपका पुनर्नियोजित हो जाएगा तो वो दवा काम करने लगेगी। तो लू में क्योंकि थर्मोस्टेट हमारा जो ताप नियंत्रण केंद्र है वो उसका समायोजन बिगड़ जाता है और इसलिए बॉडी हायर टेम्परेचर पे चली जाती है, तो उसको ठीक करने का काम जो है वो ठंडा पहुंचाने से ही संभव है। और उसका सबसे कारगर उपाय यही होगा कि आप बर्फ के पानी में या बर्फ की पट्टियां करें या बर्फ की सिल्ली पे लटा दें आदमी को, लेकिन उस समय कम करें, क्योंकि इसमें बुखार 104 नहीं 105, 106, 107, 108 तक पहुंच सकता है। और 105 डिग्री के ऊपर गया हुए बुखार को हम लोग हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। 105 डिग्री कह लें आप या 41 डिग्री सेंटीग्रेड कह लें, इससे ऊपर के बुखार को हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। और ये जो बुखार है, इतना तेज बुखार है, ये हमारे दिमाग को अपरिवर्तनीय क्षति भी पहुंचा सकता है। दिमागी संतुलन जो है हमारा बिगड़ सकता है बिल्कुल, जिसे सन्नपात लोग कहते हैं। सन्नपात हो गया। जी डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने बताया कि बर्फ की सिल्ली में लेटा देना चाहिए मरीज को लू में जी, ये कहाँ तक ठीक होता है? मतलब हर सामान्य बुखार के लिए मैंने नहीं कहा सर। 104 105 के ऊपर लो 105 के ऊपर लू लगने की परिस्थितियों में विदेशों में तो ठंडे कमरे होते हैं, आइस रूम, आइस चैम्बर्स, उनमें जाके इस आदमी को लेटा देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि चिकित्सक से हमें कब परामर्श लेना चाहिए? देखिए, प्रायः अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मेजर समस्या नहीं है जी, और मेजर समस्या क्या होगी इसे समझ लें, तो फिर तभी तो ये इस बात का जवाब मिल जाएगा कि मेजर समस्या नहीं है जी। अगर आपका बच्चा 1 महीने से छोटा नहीं है, क्योंकि 1 महीने से छोटे बच्चे के अंदर जो संक्रमण है और बुखार के कारण हैं वो प्रायः बहुत गंभीर भी हो सकते हैं,
इसलिए उनके मामले में विशेष चेतावनी की आवश्यकता है। अच्छा। 1 से 3 महीने की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें अगर जैसा मैंने बताया कि कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें गंभीर स्थितियां निर्मित होती हैं, स्प्लीन का कमी है, रेजिस्टेंस की कमी है ना, ऐसी स्थितियों के अंदर, या वो कोई जन्मजात विकृतियों के साथ पैदा हुए हैं जन्मजात, तो उनको चिकित्सक के पास ले जाएं। अच्छा। बाकी परिस्थितियों में एक टॉक्सिक लुक हमारे यहाँ कंसेप्ट है, अगर वो है तो समझें मामला गंभीर है। टॉक्सिक लुक के अंदर बच्चे की जो क्राई है, आवाज़ है, वो बहुत पतली है, धीमी है, वो कराह सा रहा है। अच्छा। उसके शरीर का रंग जैसे ऐश यानी राख का होता है ऐसा हो गया, उसका जो लश्चर है, जो रडीनेस है, उसका लालिमा है, वो कहीं खो गई है। वो मेंटली ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है, वो माँ बाप के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा है, अपनी बात बता नहीं पा रहा, सुस्त है, लिथार्जिक है और वेकेंट लुक है, यानी हवा में देख रहा है, खाली खाली आंखें हैं इसकी, भाव शून्य हो गया, भाव शून्य है। अगर इस किस्म की स्थिति लगे तो हमें समझना चाहिए कि ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक बच्चे को तत्काल चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। और इसके सिवा तमाम लक्षण अलग अलग ऑर्गन से संबंधित हो सकते हैं। जैसे अगर मेनिंजाइटिस होगी तो सर दर्द बहुत होगा, गर्दन अकड़ जाएगी, गंभीर है, चिकित्सक के पास जाइए। अगर बच्चा कुछ निगल नहीं पा रहा है और लार टपका रहा है तो इसका मतलब है कि गले में कहीं कोई संक्रमण है, जो टॉन्सिल्स हो सकते हैं, एपिग्लोटाइटिस हो सकती है, डॉक्टर के पास जाइए। यानी पेट में गहरा तेज दर्द है, ये वो परिस्थितियां हैं जिसमें चिकित्सक के पास जाना मिलना चाहिए। अगर खाल का रंग में लाल लाल गुलाबी धब्बे से आ गए हैं, जिनको हम परप्यूरा कहते हैं, बैंगनी धब्बे, अगर वो आ गए हैं तो समझ लीजिए मामला गंभीर है। राइट। ये कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें चिकित्सक के पास तत्काल जाना होगा। और जैसा मैंने वायरल फीवर वाली स्थितियां आपको बताई, सर्दी है, जुकाम है, बदन दर्द है, इत्यादि इत्यादि, और प्रायः बुखार जब है तो थोड़ा बच्चा सुस्त हुआ, बुखार की दवा दे दी, इसके बाद भी आराम से खेल कूद रहा है, मस्त है, तो समझ लीजिए कोई गंभीर बीमारी नहीं है। आप दिन 2 दिन 3 दिन आराम से इंतजार कर सकते हैं। और प्रारंभ में अगर बिना गंभीर लक्षणों के आप चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो भी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बुखार किस कारण से है, ये धीरे धीरे जब बीमारी इवॉल्व करती है, और इवॉल्व करने में 1-2-3 दिन का टाइम लेती है, तो जो साथ में लक्षण आते हैं उनसे पता लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। गंभीर लक्षणों में यह भी हो सकता है कि उल्टियां हैं लगातार हो रही हैं, टट्टियां लगातार हो रही हैं और किसी तरह से नहीं रुक रही हैं, चिकित्सक के पास जाना होगा, साथ में बुखार भी है तो जी ठीक। तो गंभीर लक्षणों वाले ये जो मरीज मैंने बताए जी। डॉक्टर साहब, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, दिमागी बुखार। दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस शायद इसको बोलते हैं। जी जी जी। देखिए, दिमागी बुखार कभी कभी तो वाकई होता है जी, और छोटे बच्चों में उसके होने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। हम लोग महीने से बचपन से इस बुखार से डरते चले आए हैं। 1 महीने से छोटे बच्चे हों तो और उनमें बुखार हो तो इसका प्रबल शक करना चाहिए। अच्छा। अगर 1 से 3 महीने के बीच के बच्चे हों, उनमें भी शक की बहुत प्रमुखता होती है। हालांकि उनमें वायरल इन्फेक्शंस भी एक कारण आ जाते हैं, लेकिन दिमाग के ये बुखार जो है, मस्तिष्क ज्वर, ये प्रबल संभावना है। अगर सर में बहुत दर्द है, अगर बेहोशी आ रही है, बदहोशी आ रही है, उल्टियां हो रही हैं, गर्दन अकड़ गई है, फिट्स जिसे कहते हैं, फिट्स आ रहे हैं बच्चे को, बच्चा वेकेंट लुक के साथ देख रहा है, टॉक्सिक है उसका लुक, ठीक, बुखार बहुत तेज है और इधर उधर की बातें कर रहा है, डिलीरियम जिसे हम कहते हैं, सन्नपात कहते हैं, या शरीर के किसी हिस्से में पक्षाघात हो गया है, लकवा मार गया है उसके, या कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, या उसने ऐसी चीजें बड़े बच्चों में जो नियंत्रण आ चुके हैं, टट्टी पेशाब पे मान लीजिए उनका नियंत्रण आ चुका है, वो नियंत्रण खो देता है जी, या सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, तो हमें समझना चाहिए ये गंभीर स्थिति है, जानलेवा हो सकती है। तत्परता से अस्पताल में जाएं, सिर्फ चिकित्सक को ही नहीं दिखाएं, भर्ती भी कराएं जी, क्योंकि उसे नस से, शिराओं से एंटीबायोटिक दवाइयां देनी ही होंगी।